बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो बेटा 9th क्लास कंप्यूटर साइंस के बच्चों के लिए है। इसमें हम चैप्टर नंबर 2 सिस्टम डिजाइन एंड ट्रबल शूटिंग इसके तमाम मुकम्मल मुख्तसर सवालात को डिस्कस करेंगे बेटा, और मश्क में दिए गए मुख्तसर सवालात को भी डिस्कस किया जाएगा। इसके अलावा कसीरुल इंतखाबी सवालात जो MCQs हैं आपकी बुक में, उनको भी डिस्कस किया जाएगा। तमाम कॉन्सेप्ट को डिटेल से समझाया जाएगा। सवाल नंबर 1 है बेटा हमारे पास, डिजिटल सिस्टम्स क्या हैं। डिजिटल सिस्टम्स आज के दौर के जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटिंग सर्किट्स हैं उनकी रीढ़ की हड्डी हैं। डिजिटल सिस्टम्स मालूमात को बाइनरी नंबर की शक्ल में प्रोसेस करते हैं, और बाइनरी नंबर में कौन कौन से नंबर पॉसिबल हैं, 0 या 1। तो तमाम ऐसे सिस्टम जो डिजिटल मालूमात की बुनियाद पर काम करते हैं, बाइनरी नंबर्स की शक्ल में काम करते हैं, इनको हम डिजिटल सिस्टम्स कहते हैं। डिजिटल सिस्टम्स कहाँ इस्तेमाल होते हैं? जितने भी आपके इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं, जिनमें कंप्यूटर्स, जिनमें आपके मोबाइल फोन, स्मार्टफोन्स, आपके कैलकुलेटर्स, ये तमाम के तमाम डिजिटल सिस्टम्स की बुनियाद पर बने हुए हैं। सवाल नंबर 3 है बेटा आपके पास, एनालॉग सिग्नल्स क्या हैं। एनालॉग सिग्नल्स ऐसे सिग्नल्स को कहते हैं जो वक्त के साथ बिला रुकावट और तसलसल के साथ तब्दील होते हैं। जैसे अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मेरी आवाज का सिग्नल कॉन्टिन्यूसली बार बार तसलसल के साथ अप और डाउन हो रहा है। तो रेंज ऑफ वैल्यूज, कोई भी वैल्यू इसके अंदर मेरी आवाज की आ सकती है। कभी मैं रुक जाता हूं तो ये 0 हो जाती है, कभी मैं ऊंचा बोल रहा हूं तो ये वैल्यू बहुत ऊपर चली जाती है। तो दी गई रेंज के अंदर कोई भी वैल्यू इख्तियार कर सकता है आपका एनालॉग सिग्नल। तो एनालॉग सिग्नल तसलसल के साथ तब्दील होते हैं। मसलन आवाज का सिग्नल, हमारे जिस्म का दर्जा हरारत, रेडियो वेव्स के सिग्नल्स, ये तमाम एनालॉग सिग्नल्स की मिसालें हैं। सवाल नंबर 4 में पूछा गया बेटा, डिजिटल सिग्नल्स क्या हैं। तो डिजिटल सिग्नल्स हम ऐसे सिग्नल्स को कहते हैं जो ज्यादा से ज्यादा 2 कीमतों के ऊपर काम करते हैं। वो 0 या 1 हो सकती है, ऑन और ऑफ हो सकती है, इसको हाई और लो कह सकते हैं। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटिंग सिस्टम्स में डिजिटल सिग्नल्स का इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के तौर पर कंप्यूटर में जो बाइनरी डाटा प्रोसेस किया जाता है, ये डिजिटल सिग्नल्स है। सवाल नंबर 5 में एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल का फर्क पूछा गया है। तो सवाल नंबर 3 और 4 में जो आपको तारीफें एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल की पढ़ाई गई हैं, वही तारीफें आप यहां पर उठाकर लिख देंगे। सवाल नंबर 6 में पूछा गया है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन से क्या मुराद है। एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन को बेटा ADC से लिखा जाता है। एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में तब्दील करने के अमल को एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन कहते हैं। कंप्यूटराइज्ड डिवाइसेस जिनमें कंप्यूटर्स हैं, स्मार्टफोन्स हैं, माइक्रोफोन्स हैं, अब आपके ये प्रोसेस करते हैं डिजिटल सिग्नल्स को। जबकि जैसे मैं अभी बोल रहा हूं अपने माइक से, तो ये मेरा एनालॉग सिग्नल है। जब एनालॉग सिग्नल शिफ्ट होता है आपके कंप्यूटर डिवाइस में, तो इसको कन्वर्ट करते हैं डिजिटल। तो इसके लिए जो सर्किट इस्तेमाल होता है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर कहलाता है, और इस अमल को एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन कहते हैं। सवाल नंबर 7 में इसका उलट पूछा गया, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन से क्या मुराद है। तो डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन से मुराद वो तब्दीली है जिसमें डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में तब्दील किया जाए। तो ये तब्दीली इसलिए की जाती है कि जब आप इस लेक्चर को सुनेंगे और अपने कंप्यूटर या लैपटॉप को ऑन करेंगे तो डिजिटल सिग्नल आपके पास आ रहा होगा, और जब वो आपकी मशीन से बाहर निकलेगा तो आवाज की फॉर्म में आपको एनालॉग सिग्नल सुनाई देगा। तो इंसान इसको समझ सके इसलिए डिजिटल को कन्वर्ट किया जाता है वापस एनालॉग में। सवाल नंबर 8 में पूछा गया है, ADC और DAC कन्वर्जन की जरूरत क्यों पेश आई। तो डिजिटल टू एनालॉग और एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन की जरूरत इसलिए पेश आई कि ये डाटा की प्रोसेसिंग, डाटा की स्टोरेज और डाटा की तरसील को मौसर बनाती है। हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं वो डिजिटल सिग्नल को ज़्यादा अच्छे समझती हैं, जबकि इंसान एनालॉग सिग्नल को ज़्यादा अच्छे से समझता है। तो लिहाजा ये दोनों आपस में मिलजुल कर अपना काम चला सकें, तो इसलिए एनालॉग टू डिजिटल भी कन्वर्टर की ज़रूरत पड़ती है हमें, और डिजिटल से एनालॉग में भी कन्वर्ट करने की ज़रूरत हमें पड़ती है। सवाल नंबर 9 में पूछा गया बेटा, बूलियन अलजबरा क्या है। बूलियन अलजबरा रियाजी की ही एक शाख है जो लॉजिक और अलामती अलजबरा से मुतालिक है। अब ये बूलियन अलजबरा, बूल वैल्यू कहते हैं बेटा एक ऐसी वैल्यू को जिसकी ज्यादा से ज्यादा 2 स्टेट्स होती हैं। कितनी स्टेट्स होती हैं? 2, या ट्रू या फॉल्स।
ट्रू को हम 1 से भी जाहिर करते हैं और फॉल्स को हम 0 से भी जाहिर कर सकते हैं। इसी तरह आपसे सवाल नंबर 10 में पूछा गया है बूलियन अलजबरा किसने और किस साल में इजाद किया। ये आपकी मारूजी में भी आ सकता है। जॉर्ज बूल नामी बंदा जो कि रियाजीदान था, इसने बूलियन अलजबरा इजाद किया 1815 में और ये इंग्लैंड में पैदा हुआ था, इंग्लैंड के इलाके लिंकन में। सवाल नंबर 11 में बेटा आपसे पूछा गया है बाइनरी वेरिएबल्स क्या हैं। वेरिएबल का मतलब होता है जिसकी वैल्यू तब्दील हो सकती हो। ऐसा मेमोरी यूनिट, ऐसा मेमोरी में बनाया गया क्वांटिटी जिसकी वैल्यू तब्दील हो सकती है उसे वेरिएबल कहते हैं। और बाइनरी का मतलब कि जिसकी वैल्यू दो कीमतों के दरमियान तब्दील हो सकती है। और वो दो कीमतें कौन सी हैं बेटा, 0 या 1। तो बाइनरी वेरिएबल्स वो वेरिएबल्स हैं जिनकी कीमतें सिर्फ दो हो सकती हैं, 0 या 1। सवाल नंबर 12 में पूछा गया बेटा लॉजिकल ऑपरेटर से क्या मुराद है। लॉजिकल ऑपरेटर्स वो बुनियादी ऑपरेटर्स हैं जो बूलियन अलजबरा में बाइनरी वेरिएबल्स के अमल के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब इनमें बुनियादी जो लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं आपके पास लॉजिकल एंड, लॉजिकल और लॉजिकल नॉट है। ये तीन वो बुनियादी लॉजिकल ऑपरेटर हैं जिनकी मदद से मजीद भी बनाए जाते हैं, लेकिन बुनियादी तीन ही है, एंड, और नॉट। सवाल नंबर 13 में पूछा गया आपसे कि ट्रुथ टेबल क्या है। ट्रुथ टेबल लॉजिकल ऑपरेटर के काम को वेरिएबल की तमाम मुमकिना इनपुट्स के साथ जाहिर करने में मददगार होता है। तो ट्रुथ टेबल एक ऐसा टेबल है बेटा जिसमें हम लॉजिकल ऑपरेटर के इनपुट की वैल्यूज को भी शो करते हैं, तमाम वैल्यूज को, और आउटपुट की वैल्यूज को भी शो करते हैं कि किस इनपुट पे क्या आउटपुट आएगी। आगे अगले सवालों में ट्रुथ टेबल की मिसाल आएगी तो वहां से आपको साबित भी हो जाएगा कि ये कैसे बनता है। सवाल नंबर 14 में आपसे पूछा गया है एड ऑपरेशन क्या है। एड ऑपरेशन की बेटा बाइनरी इनपुट्स होती हैं 2 और आउटपुट होती है 1। तो आप अगर इसका ट्रुथ टेबल देखें नीचे बना हुआ, तो वहां पर कितनी इनपुट शो करवाई गई है, A और B, और आउटपुट कितनी शो करवाई गई है तीसरे खाने में, तीसरे कॉलम में A एंड B। तो आउटपुट कितनी है 1 और इनपुट कितनी है बेटा 2, A और B। तो एड ऑपरेशन के लिए 2 बाइनरी इनपुट्स दरकार होती है और 1 बाइनरी आउटपुट देगा। ये एड ऑपरेशन के लिए डॉट का निशान लगाया जाता है, ठीक है, डॉट का निशान लगाया जाएगा। एड ऑपरेशन की आउटपुट सिर्फ और सिर्फ तब 1 होती है जब दोनों इनपुट्स A और B 1 हो। इसके अलावा तमाम सूरत हाल में हमेशा ये 0 होगी। अब अगर आप ट्रुथ टेबल को देखें तो देखें पहला कॉम्बिनेशन क्या बना है कि A भी 0 B भी 0। दूसरा कॉम्बिनेशन आपके पास क्या है कि A 0 B 1। तीसरा कॉम्बिनेशन A की वैल्यू 1 B की वैल्यू 0 और चौथा कॉम्बिनेशन के A भी 1 और B भी 1। अब अगर आप इसकी आउटपुट पे ध्यान दें तो जब दोनों 0 थे तो A एंड B का जवाब 0 आया। पहली रो में A 0 और B 1 था तब भी जवाब 0 आया। A की वैल्यू 1 और B की वैल्यू 0 थी तब भी जवाब 0 आया। और अगर A और B दोनों की वैल्यू 1 हो गई तो जवाब क्या आया, 1। तो लिहाजा आपने इस तरीके से एंड का ट्रुथ टेबल बनाना है। अब इसके लिए एक आसान तरीका भी मैं आपको बता देता हूं कि जब आपने A की इनपुट्स लिखनी है, 2 इनपुट्स है चूंकि टोटल आपके पास, तो 2 0 2 बार 1 लिखें और फिर B के खाने में 1 बार 0 1 बार 1 1 बार 0 1 बार 1। इस तरीके से आपके तमाम पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनते चले जाएंगे। सवाल नंबर 15 में आपसे पूछा गया है और ऑपरेशन क्या है और उसका ट्रुथ टेबल बनाना है आपने। और ऑपरेशन की भी बेटा 2 इनपुट्स होती हैं और 1 बाइनरी आउटपुट होती है। तो हमने 2 इनपुट ले ली, एक A और दूसरी B, और उसका आउटपुट जो है वो क्या आई, A और B। और ऑपरेशन के लिए प्लस का निशान इस्तेमाल किया जाता है। और ऑपरेशन की जो आउटपुट है वो तब 1 होती है जब कम अज कम कोई भी एक इनपुट 1 हो, और ऑपरेशन की आउटपुट सिर्फ और सिर्फ तब 0 होती है जब दोनों 0 हो, जब दोनों इनपुट 0 हो। अब आप देखें कि आपने A और B के दोनों कॉलम में इनपुट लिखी, 0 0 0 1 1 0 और 1 1। चूंकि A और B दोनों 0 थे तो पहली रो में A और B का जवाब आया 0। ये हमेशा तब 0 होता है और जब दोनों इनपुट आपकी 0 हो। A 0 B 1 था तो जवाब आया 0, A 1 B 0 था तो जवाब आया 1, और A भी 1 और B भी 1 था तो जवाब आया 1। इसी तरह सवाल नंबर 16 में आपसे पूछा गया नॉट ऑपरेशन क्या है और उसका ट्रुथ टेबल बनाएं। तो नॉट ऑपरेशन एक बाइनरी वेरिएबल लेता है और इसकी कदर को उलट देता है। नॉट ऑपरेशन को बेटा इन्वर्टर कहते हैं
नॉट ऑपरेशन का काम क्या है कि जो भी आपकी इनपुट आएगी ये उस इनपुट को उलट देगा। अगर इनपुट पे 0 आएगा तो ये उसको 1 में बदल देगा, और अगर इनपुट पे 1 आएगा तो ये उसको 0 में बदल देगा। तो लिहाजा अगर आप इसका ट्रुथ टेबल देखें तो a 0 था तो नॉट ऑफ a की वैल्यू क्या है 1, a 1 था तो नॉट ऑफ a की वैल्यू क्या है 0। सवाल नंबर 17 में आपसे पूछा गया बूलियन फंक्शन से क्या मुराद है। बूलियन फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है बेटा जिसमें एक या एक से ज्यादा बाइनरी इनपुट्स मौजूद हो और एक वाहिद बाइनरी आउटपुट जनरेट करता हो। तो इनपुट और आउटपुट सिर्फ दो अकदार रख सकते हैं, 0 या 1। इसीलिए हम इसको बूलियन फंक्शन कहते हैं कि ये सिर्फ बाइनरी वैल्यूज पे काम करेगा, बूलियन वैल्यूज पे काम करेगा। बूलियन वैल्यू की दो ही अकदार हो सकती हैं, या 0 या 1, या ट्रू या फॉल्स हम उसको कहते हैं, गलत या दुरुस्त। सवाल नंबर 18 में पूछा गया बेटा बूलियन फंक्शन कैसे तश्कील दे सकते हैं। तो बूलियन फंक्शन जब हमने बनाना होता है तो उसमें लॉजिकल ऑपरेटर्स का इस्तेमाल किया जाता है। 3 किस्म के लॉजिकल बुनियादी ऑपरेटर्स के नाम आपको बताए गए, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और लॉजिकल नॉट। तो इनकी मदद से हम बूलियन एक्सप्रेशंस को जोड़ते हैं जिससे बूलियन फंक्शन बन जाता है। सवाल नंबर 19 में पूछा गया कंप्यूटर्स में बूलियन फंक्शन का इस्तेमाल क्या है। तो कंप्यूटर में मुख्तलिफ ऑपरेटर्स के लिए बूलियन फंक्शन के कई सारे इस्तेमाल होते हैं, जैसा कि रियाजी के ऑपरेशंस, सीपीयू जब एएलयू से काम करवाता है अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट से, उसमें जमा, तफरीक, ज़रब, तकसीम, ये जो काम है ये किससे करवाता है, वो बूलियन फंक्शन के जरिए। इसी तरह जब डाटा प्रोसेसिंग हो रही होती है तो बूलियन फंक्शन मेमोरी और स्टोरेज डिवाइसेस में बाइनरी डाटा पर इस्तेमाल किया जाता है, जिससे डाटा की मौसर प्रोसेसिंग भी हो सकती है और दस्तयाबी में मुमकिन हो पाती है। इसी तरह कंट्रोल लॉजिक में जब कंट्रोल यूनिट हमारा काम करता है तो बूलियन फंक्शंस को सिस्टम के मुख्तलिफ हिस्सों की कारकर्दगी को बेहतर अंदाज में चलाने के लिए, कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल यूनिट बूलियन फंक्शंस का इस्तेमाल करता है। सवाल नंबर 20 में पूछा गया है बेटा लॉजिक गेट्स क्या है। अब जब हम इन्हीं बूलियन ऑपरेशंस को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में इंप्लीमेंट करते हैं सर्किट की फॉर्म में, तो उनको लॉजिक गेट्स कहते हैं। तो लिहाजा लॉजिक गेट्स की डेफिनेशन आप क्या लिखेंगे कि लॉजिक गेट्स इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के सर्किट्स में लगने वाले वो आलात हैं जो बूलियन ऑपरेशंस अंजाम देते हैं। इन्हीं लॉजिकल ऑपरेटर्स को जो हमने एंड और नॉट पढ़े, इनको जब हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के तौर पर लगाते हैं तो ये लॉजिक गेट्स कहलाते हैं। लॉजिक गेट्स में सबसे पहला गेट क्या है बेटा, एंड गेट। तो सवाल नंबर 21 में पूछा गया है एंड गेट क्या है। एंड गेट लॉजिकल एंड ऑपरेशन को नाफिज करता है। ये सिर्फ और सिर्फ उस वक्त दुरुस्त आउटपुट देता है जब दोनों इनपुट आपकी दुरुस्त हो। इस तस्वीर को आप बनाना सीखेंगे, याद करेंगे। डी बनाना है आपने, लेकिन डी को जरा लंबूतरा बनाना है, राइट साइड पे खींच देना है। इसकी दो इनपुट होती है ए और बी, और आउटपुट क्या आएगी ए डॉट बी। ए डॉट बी की आउटपुट सिर्फ और सिर्फ तब 1 आएगी जब दोनों इनपुट ए और बी पे 1 हो, अदरवाइज 0 होगी। इसको आप इसके ट्रुथ टेबल से वेरीफाई कर सकते हैं जो पहले हमने एंड ऑपरेशन का ट्रुथ टेबल बनाया। इसी तरह वो कहता है और गेट क्या है। और गेट में हम और फंक्शन को नाफिज करते हैं। ये सिर्फ उस वक्त दुरुस्त होता है जब कम से कम कोई एक इनपुट आपकी दुरुस्त हो, मतलब ए पे 1 हो या बी पे 1 हो। अगर ए पे 1 है या बी पे 1 है या दोनों पे 1 है तो इसकी आउटपुट 1 आएगी, और ये 0 तब आएगा इसकी आउटपुट जब ए और बी दोनों पे क्या हो, 0। इस तस्वीर को आप याद करेंगे, बनाना सीखेंगे, और इसके टिप पे क्या लिखेंगे, ए प्लस बी। इसी तरीके से पूछा गया आपसे सवाल नंबर 23 में कि नॉट गेट क्या है। नॉट गेट नॉट फंक्शन को नाफिज करता है। ये इनपुट के बरक्स आउटपुट देता है। अगर इनपुट पे ए पे आपकी वैल्यू 0 है तो नॉट ऑफ ए जो है वो क्या प्रोड्यूस करेगा, 1। अगर ए की इनपुट जो है आपकी 1 है तो नॉट ऑफ ए क्या प्रोड्यूस करेगा, 0। नॉट ऑपरेशन के लिए इन्वर्टर का सर्किट बनाया जाता है। ये आप डायोड की तस्वीर बनाएंगे, एक ट्रायंगल, और फिर उसके बाद आगे क्या लगा देंगे, एक डॉट लगा देंगे, तो ये नॉट गेट की तारीफ बन जाएगी। सवाल नंबर 24 में पूछा गया है नैंड गेट क्या है। नैंड गेट बेटा दो गेट्स का मिलाप है। एंड गेट को जब नॉट गेट के साथ मिला दिया जाता है तो जो नया गेट बनता है उसे क्या कहते हैं, नैंड गेट कहते हैं। तो अगर सर्किट में हमें यह जरूरत पड़ जाए कि एंड गेट का हमने उलट लेना है, उलट नतीजा प्रोड्यूस करना है, तो फिर हम नैंड गेट का इस्तेमाल करते हैं। ए और बी इसकी इनपुट है,
और इसकी आउटपुट को कैसे लिखा जाएगा, ए डॉट बी, और उसके ऊपर आप एक बार लगा देंगे, एक लाइन लगा देंगे, ए डॉट बी के ऊपर क्या लगा देंगे, बार। सर्किट में जहां पर एंड की तस्वीर बनाई गई है उसके आगे हमने नॉट के लिए क्या लगा दिया है, एक गोल दायरा सिंबल लगा दिया है, जिसकी मदद से ये क्या बन गया है, अब नैंड गेट का निशान बन गया। नैंड गेट बिल्कुल एंड गेट का उलट प्रोड्यूस करेगी। सवाल नंबर 25 में बेटा आपसे पूछा गया जोर गेट क्या है। इसको एक्सक्लूसिव और गेट भी कहते हैं बेटा, जोर गेट भी कहते हैं, XOR गेट। ये सिर्फ और सिर्फ उस वक्त दुरुस्त नतीजा देता है जब एक इनपुट दुरुस्त हो और दूसरी इनपुट जो है आपकी गलत हो। मतलब इसकी दो इनपुट्स हैं ए और बी, एग्जैक्टली एक इनपुट 1 हो और दूसरी इनपुट 0 हो तो एक्सक्लूसिव और गेट हमेशा 1 प्रोड्यूस करेगा। बाकी तमाम केसेस में चाहे वो दोनों 0 हो तब भी 0, चाहे वो दोनों 1 हो तब भी 0 प्रोड्यूस करेगा। तो याद क्या करना है आपने, एग्जैक्ट एक इनपुट आपकी दुरुस्त हो और दूसरी क्या हो, गलत हो, तो फिर ये 1 प्रोड्यूस करेगा, नतीजा क्या निकालेगा, 1। तो इस लिहाज से एक्सक्लूसिव और गेट की तस्वीर को आप याद करेंगे, और गेट की तस्वीर को जो आपने याद किया हुआ है उससे पीछे एक और लाइन लगा देंगे इस तरह की तिरछी आर्क, तो ये क्या बन जाएगा, एक्सक्लूसिव और गेट बन जाएगा। अब बुनियादी बूलियन अलजबरा के कुछ कवायद हैं जो कि आपके पास मारूजी में भी आ सकते हैं बेटा, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकते हैं, इनको आपने याद करना है। सबसे पहला है आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ ये कहता है कि अगर कोई इनपुट ए है आपके पास और उसका आप और ले रहे हैं, ये प्लस से मुराद बेटा और है और डॉट से मुराद जितने भी लॉज हैं इनमें एंड है, तो अगर आप और लेंगे 0 के साथ तो हमेशा आउटपुट आपकी ए ही आएगी, जो ए इनपुट पे जवाब होगा वही आ जाएगा। अगर आप एंड लेंगे ए के साथ 1 का तो हमेशा जवाब ए आएगा। इसी तरह नल लॉ आपको ये कहता है कि अगर आप ए का और लेंगे 1 के साथ तो 1 आएगा, और अगर ए का एंड लेंगे 0 के साथ तो आपके पास क्या आएगा, 0, क्योंकि एक इनपुट 0 हो गई तो ऑटोमेटिकली एंड का ऑपरेशन क्या प्रोड्यूस करेगा, 0। आइडेम्पोटेंट लॉ आपको ये कहता है कि अगर दो इनपुट दोनों सेम है और आप उनका और ले रहे हैं तो आंसर भी वही आएगा जो उस इनपुट का वैल्यू है, और अगर आप एंड ले रहे हैं दो इनपुट के दरमियान और दोनों सेम है तो भी आंसर वही रहेगा जो उनका इनपुट पे वैल्यू है। कंप्लीमेंट लॉ आपको ये कहता है कि ए का आप और ले रहे हैं अगर ए बार के साथ, यहां पर ए के ऊपर बार मिटी हुई है, आप बार लगा लें बेटा, ए प्लस ए बार है, ये यहां पर बार जो है वो मिसिंग हो गई है, आप यहां पर ऐड कर ले, इज इक्वल टू 1 आएगा। और अगर आप ए डॉट ले रहे हैं ए बार के साथ तो वो हमेशा क्या आएगा बेटा, 0 आएगा। कम्यूटेटिव लॉ आपको ये कहता है कि ए प्लस बी करें तो वो बराबर आता है बी प्लस ए के, यहां पर प्लस ए मिसिंग है, ए प्लस बी बराबर है बेटा बी प्लस ए के। इसी तरह ए डॉट बी बराबर है बी डॉट ए के। एसोसिएटिव लॉ आपको ये कहता है कि अगर 3 इनपुट्स हो ए बी और सी तो ए को बी में प्लस करें और उसके आंसर को सी में ऐड करें, या ए प्लस बी प्लस सी करें। ऐड से मुराद मेरा और गेट है, ये प्लस नहीं है, बेसिकली और गेट है। इसी तरह अगर आप एंड गेट लेंगे डिफरेंट तरतीब में तो उसका जवाब भी सेम आएगा। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आपको ये कहता है कि ए डॉट बी प्लस सी बराबर होता है ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, ठीक है। एब्जॉर्प्शन लॉ आपको ये कहता है कि ए प्लस ए डॉट बी ए के बराबर होता है, इसी तरह ए डॉट ए प्लस बी जो है वो भी ए के बराबर होता है। नेक्स्ट आपके पास बेटा डी मॉर्गन थ्योरम है। तो डी मॉर्गन थ्योरम आपको ये कहता है कि ए प्लस बी का बार जो है वो बराबर होता है ए बार डॉट बी बार, ए बार डॉट बी बार, और ए डॉट बी का बार बराबर होता है ए बार प्लस बी बार। डबल नेगेशन लॉ आपको ये कहता है कि अगर किसी इनपुट की 2 बार इन्वर्टर अप्लाई कर दिया जाए, 2 बार नॉट ऑपरेशन अप्लाई कर दिया जाए तो वो खुद अपने ही बराबर आ जाता है। सवाल नंबर 26 में बेटा आपसे पूछा गया है सिस्टम ट्रबल शूटिंग क्या है। ट्रबल शूटिंग कहते हैं बेटा अपने सिस्टम के फॉल्ट को ढूंढना, अपने सिस्टम में जो कुछ गलत हो रहा है उसको ढूंढना, उस मसले की शनाख्त करना और उस मसले को जल्द अज जल्द हल तलाश करना, उस मसले का अजाला करना, उसको ठीक करना। जब सिस्टम में कुछ गलत हो जाता है तो ट्रबल शूटिंग मसले की शनाख्त, मसले का अजाला और जल्द हल तलाश करने में मदद देती है। तो ट्रबल शूटिंग का जो अमल है वो क्या है कि आप सिस्टम के इश्यूज को फाइंड आउट करें, उसमें क्या गलत हो रहा है उसको निकालें,
और उसको ठीक करने की कोशिश करें। ट्रबल शूटिंग क्यों जरूरी है? सिस्टम की मुसलसल कारकर्दगी को बरकरार रखने के लिए, सिस्टम आपका अच्छा काम करता रहे, सिस्टम में मसाइल कम से कम आए, चाहे वो कोई कंप्यूटर हो, चाहे आपका मोबाइल फोन हो, चाहे कोई मशीन हो या कोई दीगर किस्म के आलात हो। इसलिए ट्रबल शूटिंग जरूरी है कि आपकी मशीन, आपके आलात ठीक काम करते रहें। सवाल नंबर 28 में बेटा आपसे पूछा गया ट्रबल शूटिंग का मुनज़्ज़म अमल क्या है। अब एक ट्रबल शूटिंग का मुनज़्ज़म तरीका कार है, सेट ऑफ स्टेप्स हैं जो कि पहले से डिफाइंड हैं, उन्हीं तरतीब में ही आपने काम करना है। सबसे पहला मसले की शनाख्त करें। नंबर 2, मुमकिना वजह की एक थ्योरी कायम करें कि किस वजह से यह मसला आया होगा। नंबर 3, वजह का तयन करने के लिए थ्योरी की जांच करें कि क्या मैंने जो वजह तलाश की है वो ठीक है। नंबर 4, लाए अमल बनाएं कि यह मसला कैसे ठीक किया जा सकता है। नंबर 5, जब लाए अमल बन जाए तो उस लाए अमल को नाफिज करें ताकि मसले को हल किया जा सके। और नंबर 6, मसले को हल करने के बाद सिस्टम की मुकम्मल फ़ालियत की तस्दीक करें कि जो मैंने मसले को हल नाफिज करने से पहले सोचा था कि यह हल होने के बाद ऐसे काम करेगा, क्या वैसे काम कर रहा है। और नंबर 7, अगर वो बिल्कुल ठीक हो जाए, सिस्टम फ़ाल हो जाए, मसला सॉल्व हो जाए, तो इसके नताइज को, इसके इकदामात को, इसके हासिल शुदा नताइज को डॉक्यूमेंट करें, उनको लिखें, ताकि जो दूसरे ऐसे लोग जिनको सेम मसला पेश आए वो आपके डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल करके, आपके इस नॉलेज का इस्तेमाल करके कल को फायदा उठा सकें। तो ये सेट ऑफ स्टेप्स हैं ट्रबल शूटिंग के जो कि फिक्स हैं और इसमें चेंजिंग नहीं होती। सवाल नंबर 29 में बेटा मसले की शनाख्त क्या है, मसले की निशानदेही क्या है। ट्रबल शूटिंग का पहला मरहला जो है वो मसले की निशानदेही है। इसका मतलब ये है कि मसले को पहचानना कि क्या चीज़ दुरुस्त काम नहीं कर रही आपकी मशीन में। मिसाल के तौर पर अगर आपका पावर बटन दबाएं और आपका लैपटॉप ऑन नहीं हो रहा तो मसला वाज़ेह है कि लैपटॉप स्टार्ट नहीं हो रहा। अब मसला पता चल गया। इसके बाद क्या होता है, सवाल नंबर 30 में पूछा गया मुमकिना वजह की थ्योरी कायम करना। तो इसमें आप ये थ्योरी पेश करते हैं कि इसकी क्या वजह हो सकती है जो मसला आपको आ रहा है। इसमें यह सोचना शामिल है कि क्या गलत हो सकता है। मिसाल के तौर पर अगर आपका लैपटॉप ऑन नहीं हो रहा तो मुमकिना वजूहात क्या हो सकती है बेटा, बैटरी खत्म हो गई है, आपकी पावर केबल खराब हो गई है, अंदरूनी हार्डवेयर में कोई मसला आ गया है। ये आपकी मुमकिना वजूहात हो सकती हैं आपके लैपटॉप के ना ऑन होने की। सवाल नंबर 31 में पूछा गया वजह का तयन करने के लिए थ्योरी को जांचना क्या है। अब थ्योरी को कैसे जांचा जाता है, इसमें आप ये चेक करते हैं कि जो मुमकिना वजूहात आपने लिखी हैं उनमें से असल वजह क्या है आपके मसले की। मिसाल के तौर पर अभी आपने कहा कि लैपटॉप की बैटरी खत्म हो गई है, लैपटॉप आपका इसलिए नहीं ऑन हो रहा, फर्ज करें कि लैपटॉप की बैटरी खत्म है, तो आप इस नजरिए को जांचने के लिए पावर कॉर्ड लगा के देखेंगे, पावर केबल लगाएंगे कि लैपटॉप ऑन होता है या नहीं। अगर लैपटॉप ऑन हो जाता है इसका मतलब है कि आपका डायरेक्ट तो ऑन हो रहा है, बैटरी जो है वो आपकी क्या है, खत्म हो गई है। मसला हल करने के लिए लाया अमल करना क्या है। लाया अमल से मुराद है बेटा कि पॉसिबल सॉल्यूशंस की लिस्ट बनाना। इसका मतलब यह है कि तय करना कि आप फैसला करें कि मसला हल करने के लिए कौन से इकदाम करने हैं। पॉसिबल सॉल्यूशंस की लिस्ट बनाना कि क्या क्या इकदाम मैं करूं तो मेरा जो मसला है वो हल हो सकता है। मिसाल के तौर पर अगर मसला बैटरी के ख़त्म होने से आया है तो आपका अमली मंसूबा ये होगा कि आप या बैटरी तब्दील करेंगे या लैपटॉप को उस वक्त तक प्लग में लगाए रखेंगे जब तक आपको नई बैटरी ना मिल जाए, मतलब डायरेक्ट लगा लेंगे बिजली पे। सवाल नंबर 33 में पूछा गया है कि अमल को नाफिज करना क्या है। जब आपके पास मंसूबा आ गया कि क्या करने से मेरा मसला हल होगा तो इसे अमली जामा पहनाना, इसे अमली तौर पर नाफिज करना, इसे इम्प्लीमेंट करना। मिसाल के तौर पर आपका मंसूबा बन गया कि बैटरी तब्दील करनी है तो आप बाजार जाएंगे, बैटरी नई खरीदेंगे, अपने लैपटॉप की पुरानी बैटरी को निकाल के नई बैटरी को उसमें इंस्टॉल करेंगे और चेक करेंगे कि अब आपका सिस्टम काम करता है या नहीं। सवाल नंबर 34 में आपसे पूछा गया सिस्टम की मुकम्मल फ़ालियत की तस्दीक क्या है। हल नाफिज करने के बाद आपको चेक करना चाहिए कि मसला मुकम्मल तौर पर हल हो गया है और यह सिस्टम दोबारा सही तौर पर काम कर रहा है या नहीं। मिसाल के तौर पर जब आपने बैटरी तब्दील कर ली तो
तो आप ये देखना चाहेंगे कि लैपटॉप ऑन होता है नई बैटरी के साथ या नहीं। बगैर पावर कॉर्ड के आपकी तवक्को होनी चाहिए कि बगैर चार्जिंग लगाए अब ये काम करे। ठीक है। सवाल नंबर 35 में पूछा गया आपसे कि डॉक्यूमेंटेशन क्या है। तो आखिरी मरहला जो है, जब आपका मसला हल हो जाए, जब आप ट्रबल शूटिंग का अमल कर चुके हो, तो उसके तमाम स्टेप्स को दस्तावेजी शक्ल में अपने पास सेव करके रखने को बेटा डॉक्यूमेंटेशन कहते हैं। तो आखिरी मरहला यह है कि आपने मसला हल करने के अमल के दौरान जो कुछ भी किया है उसकी एक दस्तावेजी शक्ल अपने पास रख लें, डॉक्यूमेंट बना के रख लें, दैट इज कॉल्ड डॉक्यूमेंटेशन। सवाल नंबर 36 में आपसे पूछा गया कंप्यूटिंग सिस्टम्स में ट्रबल शूटिंग की अहमियत क्या है। तो ट्रबल शूटिंग बेटा बहुत अहम मरहला है, क्योंकि इसकी मदद से हमारे कंप्यूटर, हमारा सॉफ्टवेयर, हमारा नेटवर्क, हमारा हार्डवेयर आसानी से चलता रहेगा। अगर हम ट्रबल शूटिंग नहीं जानते तो जब भी कभी मसला आएगा हमारा वक्त भी ज़ाया होगा, हमारे पैसे भी ज़ाया होंगे, हमें अपनी मशीन, अपना कंप्यूटर उठा के मार्केट में लेके जाना पड़ेगा और वो चाहे हमसे मुंह मांगी जितनी भी रकम मांग ले हमें देनी पड़ेगी। डाउन टाइम की रोकथाम होती है इससे। डाउन टाइम होता है बेटा ऐसा वक्त जिस वक्त आपका सिस्टम फाल नहीं होता, आपका कंप्यूटर फाल नहीं होता, काम नहीं कर रहा होता। तो जब कभी कोई चीज खराब होगी, अगर आपको ट्रबल शूटिंग नहीं आती, तो जितनी देर तक आप उसे बाजार लेकर जाएंगे, किसी से ठीक करवाएंगे, उतनी देर तक आपका सिस्टम फाल नहीं होगा। ये आपके कंप्यूटर का डाउन टाइम गिना जाएगा। डेटा की सालमियत को यकीनी बनाता है आपकी ट्रबल शूटिंग की स्किल। ट्रबल शूटिंग डेटा की करप्शन की शनाख्त करने और इसे दोबारा होने से रोकने में मदद करता है। डेटा इस तरीके से आपका दुरुस्त रहेगा, काबिल एतबार रहेगा। अगर आपको नहीं आती ट्रबल शूटिंग, आपको यही नहीं पता कि आपके डेटा में वायरस आ गया है, आपका डेटा करप्ट हो गया है, तो आप उसे ठीक नहीं कर पाएंगे। और ट्रबल शूटिंग आने से आपका जो सिस्टम सुस्त कारकर्दगी दे रहा होता है, आपको उसकी वजूहात मालूम करने में आसानी होती है, आप उसकी कारकर्दगी में इजाफा कर सकते हैं। इसी तरह एक और फायदा लिखा गया है कि आलात की जिंदगी में तोसी। अगर आप एक माहिर ट्रबल शूटर हैं और आपको पता है कि कंप्यूटर किन वजूहात की वजह से खराब होता है, तो आप रोजमर्रा ट्रबल शूटिंग करते रहेंगे, बाकायदा ट्रबल शूटिंग करेंगे, अपने कंप्यूटर की देखभाल करेंगे। इससे आपके कंप्यूटर की लाइफ बढ़ती है और अखराजात कम होते चले जाते हैं। क्यों कि मुरम्मत या तब्दीली के जो पैसे ज़रूरत होते हैं, अगर आप रोज़ाना की बुनियाद पर ट्रबल शूटिंग की अपनी स्किल को इस्तेमाल करते हुए अपने सिस्टम को बेहतर बना रहे हैं, तो आपके सिस्टम के जो पुर्जाजात हैं वो कम जलेंगे, आपको उनकी मुरम्मत और तब्दीली पे पैसे लगाने नहीं पड़ेंगे। सवाल नंबर 37 में आपसे पूछा गया है आम हार्डवेयर के मसाइल क्या हैं। तो आम हार्डवेयर में आपकी किताब में जो चीज़ें डिस्कस की गई हैं उनमें सबसे पहला केबल डिस्कनेक्शन, कि आपकी केबल्स अक्सर औकात लूज होती हैं, डिस्कनेक्ट हुई होती है, आपको पता नहीं चलता। नंबर 2 ओवर हीटिंग, कि आप जब मशीन को इस्तेमाल करते हैं किसी ऐसी जगह पर, अपने कंप्यूटर को इस्तेमाल करते हैं जो हवादार नहीं है, तो आपका कंप्यूटर ओवर हीट हो जाता है। अगर आप किसी ऐसी जगह पर अपने कंप्यूटर को इस्तेमाल करते हैं जो हवादार नहीं है, तो आपकी मशीन, आपका कंप्यूटर ओवर हीट हो जाएगा, जिससे उसके पुर्जे जलने का चांस होता है। नंबर 3 पे पेरिफेरल डिवाइसेस। पेरिफेरल डिवाइसेस में वो तमाम डिवाइसेस आती हैं जिनमें आप जो डिवाइसेस कंप्यूटर को बाहर से अटैच करते हैं, जिसमें कंप्यूटर का कीबोर्ड आ गया, माउस आ गया, स्कैनर आ गया, प्रिंटर आ गया। अब अगर पेरिफेरल डिवाइसेस जब आपने अटैच की और कंप्यूटर उसे पहचान नहीं रहा, तो ये भी एक हार्डवेयर का मसला है। इसके लिए आपको उसके ड्राइवर्स, डिवाइस ड्राइवर्स इंस्टॉल करने पड़ते हैं। सवाल नंबर 38 में पूछा गया केबल का डिस्कनेक्शन क्या होता है और इसका हल क्या है। अगर आपकी तार ढीली लगी हुई है, आपकी तार कहीं से कटी हुई है, तो ये एक आम हार्डवेयर मसला है, इसको केबल डिस्कनेक्शन कहते हैं। इसकी वजह से आपका कंप्यूटर काम करना बंद कर देता है। केबल को साफ सुथरा रखें, रास्ते से दूर रखें, केबल टाइज का इस्तेमाल करें ताकि केबल आपकी ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में हो, अच्छे तरीके से प्लग इन हो, ढीली प्लग इन नहीं होनी चाहिए और केबल कहीं से छिली हुई नहीं होनी चाहिए ताकि उसमें कोई स्पार्क ना हो, कोई आग ना लगे। सवाल नंबर 39 में आपसे पूछा गया है ओवर हीटिंग क्या है और इसका हल क्या है। ओवर हीटिंग कंप्यूटर की रफ्तार को कम कर देता है,
सिस्टम को हैंग कर सकता है, फ्रीज कर सकता है, अचानक आपका सिस्टम बंद हो जाता है। ओवरहीटिंग से मुराद कि आपने कंप्यूटर को किसी ऐसी जगह इस्तेमाल किया जो हवादार नहीं थी और चलने से उसके पुर्जे जो हैं वो ज्यादा गर्म हो गए। अब इसका हल यह है कि मुनासिब हवादार इलाके में अपने कंप्यूटर को इस्तेमाल करें। जिस कमरे में आप इस्तेमाल कर रहे हैं या तो वहां ठंडक हो, यहां हवा का आना जाना हो। धूल दूर करने के लिए बाकायदगी से हवा के रास्तों और पंखों को साफ करें। अपने सिस्टम को महीने में एक बार जरूर ब्लोअर के साथ साफ करें ताकि उसकी मट्टी निकल जाए। सवाल नंबर 40 में आपसे पूछा गया है पेरिफेरल डिवाइसेस के मसाइल क्या हैं और इनका हल क्या है। अब पेरिफेरल डिवाइसेस मैंने जैसे अभी आपको थोड़ी देर पहले भी बताया, कीबोर्ड, माउस, यूएसबी, इनके जो मुख्तलिफ मसाइल हैं वो ये है कि आपका कंप्यूटर उसे पहचान ना रहा हो, आपके कंप्यूटर के साथ वो ठीक से काम ना कर रहे हो। हल के तौर पर आप पेरिफेरल डिवाइसेस जो हैं सबसे पहले उसके डिवाइस ड्राइवर्स को इंस्टॉल करते हैं और अगर डिवाइस ड्राइवर इंस्टॉल करने के बाद भी वो काम नहीं करते तो फिर आप उन डिवाइसेस को रिप्लेस करते हैं, तब्दील करते हैं, किसी और कंपनी, किसी और मॉडल की डिवाइस को लगाकर देखते हैं ताकि वो आपके कंप्यूटर के साथ चल जाए। सवाल नंबर 41 में बेटा आपसे पूछा गया हार्डवेयर खराबी को कैसे पहचाना जाए। तो दो मेन खराबियां जो आपकी बताई गई हैं वो है रैम की खराबी और हार्ड ड्राइव की खराबी। अब रैम की खराबी की अलामात जो आपकी किताब में बताई गई हैं, एक तो आपका सिस्टम बार बार क्रैश होगा, ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ आपके सामने आएगी स्क्रीन पर, BSOD इसको कहते हैं, नीले रंग की स्क्रीन आपके सिस्टम पर आ जाती है और आपका सिस्टम चलना बंद हो जाता है, स्टार्ट नहीं होता। तो रैम की खराबी की ज्यादातर ये दो अलामात होती हैं। सवाल नंबर 43 में आपसे पूछा गया रैम डायग्नोस्टिक टूल्स क्या हैं। तो रैम के मसाइल चेक करने के लिए विंडो मेमोरी डायग्नोस्टिक जैसा कि बिल्ट इन टूल है, या कोई आप थर्ड पार्टी एप्लीकेशन भी इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे कि मेमटेस्ट 86 मौजूद है। इन दोनों एप्लीकेशन का जिक्र आपके चैप्टर में किया गया। अगला सवाल है बेटा हार्ड ड्राइव की खराबी की क्या अलामात है। हार्ड ड्राइव की खराबी की जो डिफरेंट अलामात हैं उनमें सबसे पहला कि आपको क्लिकिंग की आवाज आनी शुरू हो जाती है, आपकी हार्ड ड्राइव में से टिक 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 की हल्की सी आवाजें आ रही होती हैं। दूसरा, आपके सिस्टम का स्लो चलना, डाटा की एक्सेसिबिलिटी जो है, डाटा जब हार्ड डिस्क से उठाना होता है उसकी स्पीड बिल्कुल कम हो जाती है, बार बार आपका सिस्टम क्रैश हो रहा होता है अगर आपकी हार्ड डिस्क पे बैड सेक्टर्स आ गए हैं और फाइलें खराब होना शुरू हो जाती हैं। तो ये हार्ड ड्राइव की खराबी की अलामात है। हार्ड ड्राइव के लिए जो डायग्नोस्टिक टूल्स हैं सवाल नंबर 45 में उसके बारे में पूछा गया है। सबसे पहले एक टूल है जिसका नाम है स्मार्ट। स्मार्ट से बनता है बेटा सेल्फ मॉनिटरिंग एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग टेक्नोलॉजी। ये आपके स्टेटस को चेक करने के लिए काम आता है, हार्ड ड्राइव की हेल्थ चेक करने के लिए काम आता है। इसी तरीके से आप डिस्क इन्फो नाम का सॉफ्टवेयर मौजूद है, क्रिस्टल डिस्क इन्फो, इसके जरिए भी अपनी हार्ड डिस्क की हेल्थ को चेक कर सकते हैं। सवाल नंबर 46 में आपसे पूछा गया है कि अज्जा की तब्दीली और अपग्रेडेशन क्यों करते हैं हम। हार्डवेयर अज्जा को अपग्रेड या तब्दील करना आपके लिए उस वक्त लाजिम हो जाता है जब वो अपना काम करना छोड़ दें। तो अपने कंप्यूटर की कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए, अपने कंप्यूटर की जिंदगी को बढ़ाने के लिए, अपने काम को आसान करने के लिए और अपने कंप्यूटर की कारकर्दगी पहले से बेहतर बनाने के लिए आप हार्डवेयर अज्जा को अपग्रेड भी करते हैं और अगर वो जल गया है, खराब हो गया तो उसे तब्दील भी करना पड़ता है। 47 नंबर सवाल में आपसे पूछा गया रैम को तब्दील करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। अगर आपको अपने सिस्टम की रैम तब्दील करनी है तो सबसे पहले आप ये मालूम करेंगे कि जो रैम पहले इस्तेमाल हो रही है उसकी टाइप क्या है, वो किस किस्म की है, वो DDR2 है, वो DDR3 है, DDR4 है। ये रैम की कुछ टाइप्स हैं, आप पहले पहचानेंगे कि किस टाइप की रैम लगी हुई। सेकंड, आप अपने सिस्टम पे चेक करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा कितने MB या कितने GB की रैम जो है वो आपके सिस्टम पर गुंजाइश है, लग सकती है। फिर आप अपने कंप्यूटर के मदरबोर्ड का मॉडल नोट करेंगे और मार्केट में उसी नस्ल की रैम लेकर आएंगे जो आपके कंप्यूटर के मदरबोर्ड के साथ सिंक हो सकती है, चल सकती है। सवाल नंबर 48 में पूछा गया है हार्ड ड्राइव को तब्दील करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो अगर आप अपने सिस्टम की हार्ड ड्राइव को तब्दील करना चाहते हैं तो सबसे पहला स्टेप यह है कि उस हार्ड ड्राइव में मौजूद अपने डाटा का बैकअप ले लें ताकि आपका इंपॉर्टेंट डाटा जो है वो आपके पास महफूज हो जाए। सेकंड, उस हार्ड ड्राइव का मॉडल को निकालें
और अपने साथ बाजार लेकर जाएं ताकि आप जो नई हार्ड ड्राइव खरीदें वो उसी मॉडल की हो जो आपके कंप्यूटर के साथ काम कर सकती है। अदरवाइज अगर आप कोई और हार्ड ड्राइव लेकर आएंगे तो वो आपके सिस्टम के साथ काम नहीं करेगी। 49 क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है सिक्योरिटी और देखभाल से क्या मुराद है। किसी भी निजाम की मुनासिब और मुसलसल कारकर्दगी के लिए उसकी बाकायदा देखभाल बहुत जरूरी है। उसके सिक्योरिटी इकदामात को समझना बहुत जरूरी है और उन सिक्योरिटी इकदामात पर अमल करना जरूरी है ताकि आपका सिस्टम ठीक चल सके। सवाल नंबर 50 में आपसे पूछा गया सॉफ्टवेयर की देखभाल से क्या मुराद है। तो सॉफ्टवेयर की देखभाल के लिए सबसे पहला स्टेप यह है कि अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट रखें। सॉफ्टवेयर के जितने भी पैचेस आते हैं, जितने भी नए वर्जन आते हैं, उनको बाकायदगी से इंस्टॉल करें। अगर सॉफ्टवेयर का कोई तनाज़े आ रहा है, कोई कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, एक सॉफ्टवेयर की वजह से दूसरा सॉफ्टवेयर खराब हो रहा है, तो उस सॉफ्टवेयर के तनाज़े को आप हल करें। फिर आपके पास बेटा मश्की मुख्तसर सवालात हैं इस चैप्टर नंबर 2 के। सवाल नंबर 1 में आपसे पूछा गया बूलियन फंक्शन की तारीफ करें। तो बूलियन फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जिसमें एक या ज्यादा बाइनरी इनपुट्स होती हैं और आउटपुट इसकी सिर्फ एक होती है। इनपुट और आउटपुट सिर्फ दो ही अकदार रख सकती हैं, गलत या दुरुस्त। गलत को आप 0 से जाहिर करते हैं और दुरुस्त को आप 1 से जाहिर करते हैं। सवाल नंबर 2 है डिजिटल लॉजिक में ट्रुथ टेबल की अहमियत क्या है। तो ट्रुथ टेबल आपको बना के दिखाया था कि एक ऐसा लॉजिकल ऑपरेटर्स का टेबल जिसमें 0 और 1 की मदद से मुमकिना इनपुट और मुमकिना आउटपुट सारी की सारी जाहिर कर दी जाती हैं ताकि आप चेक कर सकें कि मेरी आउटपुट पे क्या वैल्यूज आएंगी। इस तरह के टेबल को ट्रुथ टेबल कहते हैं। आपकी स्क्रीन पर लेफ्ट साइड पे एक ट्रुथ टेबल एंड ऑपरेशन का इस वक्त नजर भी आ रहा है। तो ए और बी इनपुट्स दिखाई गई हैं और ए एंड बी का क्या बनाया हुआ है बेटा, ट्रुथ टेबल बनाया हुआ जिसमें ए एंड बी की तमाम मुमकिन आउटपुट शो करवाएंगे। सवाल नंबर 3 में पूछा गया नॉट गेट के काम को उसके ट्रुथ टेबल के साथ बयान करें। तो नॉट फंक्शन को जाहिर करता है आपका नॉट गेट। ये इनपुट के बरक्स आउटपुट देता है। अगर ए पे इनपुट 1 है तो ए बार की आउटपुट क्या आएगी बेटा 0। अगर ए पे इनपुट 0 है तो ए बार की आउटपुट क्या आएगी 1। नॉट गेट के सिंबल को याद कर लेंगे, डायोड का आप सिंबल बनाएंगे और आगे क्या लगाएंगे डॉट। अब इसका जो ट्रुथ टेबल है वो बहुत ही आसान है बेटा। आप इसके ट्रुथ टेबल को देखें, ए पे वैल्यू 0 है तो नॉट ऑफ ए पे वैल्यू 1 है। अगर ए पे वैल्यू 1 है तो नॉट ऑफ ए पे वैल्यू बेटा 0 है। तो ये सिंपल क्या करता है, ये इन्वर्टर कहलाता है। ये आपकी जो भी इनपुट पे वेरिएबल पे वैल्यू आएगी आउटपुट वेरिएबल की वैल्यू उसका उलट होगी। सवाल नंबर 4 में आपसे पूछा गया है एडीसी और डीएसी का क्या मकसद है। एडीसी कहते हैं बेटा एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर को और डीएसी कहते हैं डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर को। तो एडीसी एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में तब्दील करने का अमल है जो कि अलग अलग होते हैं और कंप्यूटराइज्ड डिवाइसेस जैसे कि आपके कंप्यूटर है, स्मार्टफोन है, माइक्रोफोन है, इनमें डिजिटल सिग्नल आसानी से प्रोसेस किया जाता है। डीएसी तब्दीली है, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में तब्दील करती है और यह तब्दीली इंसान के लिए मालूमात समझने को मुमकिन बनाती है। वो वेरिएबल के साथ ऐड ऑपरेशन के लिए ट्रुथ टेबल बनाएं। अब दो वेरिएबल आपने लेने हैं, उनकी पॉसिबल इनपुट वैल्यूज लेनी है और उसके लिए ऐड का क्या बनाना है ट्रुथ टेबल। तो ऐड ऑपरेशन को बेटा डॉट के साथ इस्तेमाल करते हैं। इसकी ए की इनपुट 0, बी की इनपुट 0, ए इनपुट 0, बी की 1 और ए इनपुट 1 और 0, बी की और ए इनपुट 1 और बी की 1। ये चार पॉसिबल कॉम्बिनेशन दो बाइनरी इनपुट्स पे बनते हैं। अब ऐड ऑपरेशन के अगर आप आउटपुट के कॉलम को देखें, कॉलम नंबर 3 को, तो आप इसमें नोट करेंगे ऐड की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ तब 1 होती है आउटपुट पे जब आपकी दोनों इनपुट 1 हो। तो आखिरी रो को अगर आप देखें तो ए की वैल्यू भी 1 है और बी की वैल्यू भी 1 है। तो ए एंड बी का आंसर क्या आया 1। इसके अलावा तमाम वो केसेस जिसमें कोई भी एक इनपुट 0 हो तो आपके ऐड ऑपरेशन का जो आंसर है वो 0 आएगा। सवाल नंबर 6 में आपसे पूछा गया है ट्रबल शूटिंग के मुनज़्ज़म अमल का पहला मरहला क्या है। तो ट्रबल शूटिंग का पहला मरहला मसले की निशानदही होता है। इसका मतलब क्या है कि आप मसले को पहचानें कि क्या चीज आपके सिस्टम में, आपकी मशीन में दुरुस्त काम नहीं कर रही। मिसाल के तौर पर अगर पावर बटन दबाएं और आपका लैपटॉप ऑन ना हो तो मसला वाज़ेह है कि आपका लैपटॉप स्टार्ट नहीं हो रहा। सवाल नंबर 7 में बेटा आपसे पूछा गया किसी मसले की निशानदही करने के बाद ट्रबल शूटिंग का अगला मरहला क्या होता है। तो ट्रबल शूटिंग का मरहला नंबर 2 होता है थ्योरी पेश करना कि इसकी क्या पॉसिबल वजह हो सकती है।
क्या मुमकिन वजह हो सकती है। इसमें यह सोचना भी शामिल है कि क्या गलत हो सकता है और क्या ठीक। मिसाल के तौर पर अगर आपके लैपटॉप ऑन नहीं हो रहा था तो मुमकिन वजूहात में बैटरी का खत्म होना, पावर केबल का खराब होना, या अंदरूनी आपके पावर सप्लाई में, अंदरूनी हार्डवेयर में कोई मसला हो गया जिसकी वजह से आपका लैपटॉप ऑन नहीं हो। सवाल नंबर 8 में आपसे पूछा गया ट्रबल शूटिंग के अमल के दौरान किसी नजरिए की जांच की अहमियत क्या है। इसमें यह चेक करना शामिल है कि आया मुमकिन वजह वाकई उसी मसले की वजह से है। मसले की जो असल वजह है उसको जांचना नजरिए की जांच कहलाता है। मिसाल के तौर पर अगर आप समझते हैं कि लैपटॉप की बैटरी खत्म हो गई है तो इस नजरिए को जांचने के लिए आप अपनी पावर केबल लगाएंगे। अगर बैटरी चार्ज हो जाती है, लैपटॉप ऑन हो जाता है, इसका मतलब बैटरी खत्म हुई थी, सिर्फ खराब नहीं है। और अगर फिर भी ऑन नहीं होता, बैटरी चार्ज नहीं होती, इसका मतलब है कि आपकी बैटरी खराब है। सवाल नंबर 9 में ट्रबल शूटिंग में हल को नाफिज करना क्या मरहला है। तो जब आपके पास मंसूबा हो तो इसे अमली जामा पहनाना, इसे अमली तौर पर नाफिज करना बहुत जरूरी है। इसको हल को नाफिज करना कहते हैं। आपने पॉसिबल सॉल्यूशंस की लिस्ट बनाई कि मुमकिन तौर पर क्या कर सकता हूं कि मेरा मसला हल हो। उसमें से जिस आपने सॉल्यूशन को सेलेक्ट किया उस सॉल्यूशन को नाफिज करना हल को नाफिज करना कहलाता है। सवाल नंबर 10 में पूछा गया बेटा हल नाफिज करने के बाद मुकम्मल सिस्टम की फालियत की तस्दीक करना क्यों जरूरी है। हल नाफिज करने के बाद आपको यह चेक करना है कि मेरा सिस्टम, मेरी मशीन दोबारा से सही तौर पर काम कर रही है या नहीं। तो इसको फालियत की तस्दीक करना इसलिए लाजिम है कि हम ये जांच सकें कि जो हल हमने नाफिज किया क्या वो ठीक कर गया सिस्टम को या नहीं। मिसाल के तौर पर जब आपने बैटरी तब्दील कर ली तो आपको यह देखना चाहिए कि लैपटॉप ऑन होता है या नहीं, और बगैर पावर केबल लगाए आपका लैपटॉप ऑन होना चाहिए ताकि वो उस बैटरी पे काम करता हुआ नजर आए। अब इस चैप्टर की बेटा सबसे पहली मारूजी है कि दर्ज झेल में से कौन सा बूलियन एक्सप्रेशन और ऑपरेशन की नुमाइंदगी करता है। तो मैंने आपको चैप्टर में बताया कि और के लिए प्लस का साइन इस्तेमाल होता है, तो लिहाजा आप बी ऑप्शन चूज करेंगे, ए जमा बी, ए प्लस बी। और अगर यहीं पर एंड ऑपरेशन की नुमाइंदगी का पूछ लेता तो फिर हम क्या चूज करते, ए डॉट बी। यहां पर और ऑपरेशन की नुमाइंदगी का पूछा गया, लिहाजा आप बी ऑप्शन चूज करेंगे, ए प्लस बी। नंबर 2 पे पूछा गया है जब एंड और नॉट गेट को मिलाया जाता है तो कौन सा गेट बनता है। एंड और नॉट गेट को मिलाकर बेटा नैंड गेट बनता है, तो ऑप्शन नंबर ए है नैंड गेट। नंबर 3 पे आपसे पूछा गया कौन सा लॉजिक गेट सिर्फ उस सूरत में दुरुस्त जवाब देता है जब दोनों इनपुट दुरुस्त हो। तो दोनों इनपुट 1 होने पे 1 कौन देता है, एंड गेट, तो लिहाजा आप सिलेक्ट करेंगे एंड गेट। फिर उसने पूछा आपको कंप्लीमेंट का कानून। कंप्लीमेंट का जो कानून है वो क्या है आपके पास। तो कंप्लीमेंट के कानून में आपने पूछा है कि अगर ए को जमा किया जाए कंप्लीमेंट ऑफ ए में, नॉट ऑफ ए में, तो हमेशा जवाब 1 आएगा। हमेशा जवाब क्या आएगा, 1 आएगा। इसी तरह नंबर 5 पे आपसे पूछा गया है तकनीकी मसाइल हल करने के सिस्टम में पहला मरहला क्या है। सबसे पहला मरहला जो है बेटा ट्रबल शूटिंग में वो मसले की शनाख्त है, तो आप सी ऑप्शन चूज करेंगे, मसले की शनाख्त। नंबर 6 पे आपसे पूछा गया सिस्टम की देखभाल के लिए मौसर मसाइल हल करने की अहमियत क्यों जरूरी है। तो नंबर सी पे आपको बताया गया कि इससे सिस्टम की हमवार और मौसर कारकर्दगी को यकीनी बनाने में मदद मिलती है। तो सिस्टम की देखभाल करना इसलिए जरूरी है कि हमारा सिस्टम हमवार और मौसर कारकर्दगी दिखाता रहे, ठीक चलता रहे। नंबर 7 पे बेटा आपसे पूछा गया है कौन सा एक नजरिया बनाने से मुतल्लिक है जो मसले की वजह हो सकता है। तो नंबर बी पे ऑप्शन दिया हुआ है मुमकिन वजह का नजरिया कायम करना, थ्योरी कायम करना। नंबर 8 पे आपसे पूछा गया हल को नाफिज करने के बाद मसाइल हल करने के अमल में अगला मरहला क्या होता है। जब आप हल को नाफिज कर लेते हैं तो उसके बाद आपको यह चेक करना होता है कि मेरा सिस्टम पूरी तरह फाल हो गया है या नहीं। तो सी ऑप्शन पे आपको दिया गया है कि पूरे सिस्टम की फालियत की तस्दीक करें। नंबर 9 पे पूछा गया है कंप्यूटिंग सिस्टम में मसाइल हल करने की अहमियत क्यों जरूरी है, ताकि आप अपने सिस्टम को बेहतर और महफूज रख सकें। तो कंप्यूटिंग सिस्टम में मसाइल हल करना इसलिए जरूरी है ताकि आपका सिस्टम बेहतर कारकर्दगी दिखा सके और महफूज रह सके, डाउन टाइम कम से कम आए। यहां बेटा हमारा चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो जाता है। तमाम शॉर्ट क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया, एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस किया,
इसकी मारूजी को डिस्कस किया। अगर इसमें कोई सवाल आपको समझ ना आए, किसी सवाल में आपको कोई चीज पूछनी हो, तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह वहां पे उस कॉन्सेप्ट को मजीद क्लियर कर देंगे।